हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली जो लोग 2023 चॉइस की एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी चॉइस की एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कैंडिडेट जो आगे भी प्रीलिम्स की एग्जाम देगा, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी किसी भी एग्जाम देगा, कभी भी कोई एग्जाम देगा, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बहुत सारी ऐसी सीख है, ऐसी लर्निंग्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जो आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और आपकी पढ़ाई को एक सीधी डायरेक्शन में पहुंचाएंगी। और लिमिटेड चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को, लिमिटेड कितना कम पढ़ने से अपना काम अच्छे से हो सकता है, और हम क्या चीज़ें अनावश्यक बहुत फोकस करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज करते रहते हैं हमारे टाइम को, मेहनत को, समय को। तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में अच्छे से पता लगेगी, किन चीजें हमारे लिए ज्यादा, कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें बेसिकली जो इस वीडियो में हमारा बताने का मेन चीज उद्देश्य रहेगा कि प्रीलिम्स में जो यूपीएससी की रणनीति होती है, हमेशा एक, देखो, हर बार पैटर्न बदलता है, रणनीति नहीं बदलती। उसकी जो रणनीति हमेशा सेम ही रहती है, पैटर्न बदलता है। और पैटर्न बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर कई बार चेंज हो जाता है, ऑप्शन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन उसका ट्रेंड और उसकी जो स्ट्रेटजी होती है कि वो क्या एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन प्रिपेयर करती है, तो वो सारी चीजें अगर आप एक बार पकड़ गए तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्री में बहुत इजीली आप कॉन्फिडेंस रहोगे। और बहुत सारे रूमर्स जो आपको देखने को मिलते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये इतना करो, इतना करंट अफेयर पढ़ो, डेली के टेस्ट, उतनी सारी चीजें, इतने टेस्ट दीजिए, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजों से आपको उसमें छुटकारा मिलेगा। किस तरीके से और आपको बहुत सारी चीजें, जैसे टाइम बहुत लग रहा है आपका टेस्ट देने में, पीवाईक्यू को कैसे कवर करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो बहुत अच्छे से जानने को मिलेगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कीजिए इसको। और आपका कोई भी कमेंट कमेंट जरूर करो, कमेंट से ही चीजें आगे जुड़ पाती है और आगे बढ़ पाती है। तो प्लीज वो काम आपको जरूर करना है। तो मेरा टारगेट इस वीडियो के अंतर्गत ये है कि जो 2023 का यूपीएससी का पेपर, जो ये माना जाता है कि आज तक का काफी टफ पेपर था, चाहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू द क्वेश्चंस देखें, पॉइंट ऑफ द आप स्टेटमेंट टाइप से या ऑप्शंस के पैटर्न्स को यदि दोस्तों हम देखें तो उसमें काफी अलग था वो पेपर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि हमें क्या ध्यान रखना है और क्या चीजें अब विद इन हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें पढ़नी चाहिए, और कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और इसके साथ ही किस सोच के साथ, किस थिंकिंग के साथ, किस क्राइटेरिया के साथ मुझे वो चीजें पढ़नी है, उनको ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ बहुत सब्जेक्टिविटी, बहुत डिटेल्स, टू द पॉइंट चीजें बात करेंगे हम, और आपको बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी आसान होती है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करें। तो सबसे पहले आपके समक्ष 2023 का ये पेपर है, यूपीएससी का है। आप सभी जानते हैं यूपीएससी 2023 सिविल सर्विस एग्जाम 2023 का पेपर है। और इसमें आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि 2023 के इस पेपर के अंतर्गत, अगर मैं आपको क्वेश्चनों के हिसाब से एक एक चीजें बताई जाएगी कैसे चीजें आती है, तो मैं एक एक क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन है यह, मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व का आंसर आप सभी जानते हो। मेरा है क्वेश्चन को पकड़ना। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पकड़ना बताऊंगा, क्वेश्चन आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, और हमें क्या फोकस करना चाहिए, हम बेकाम की चीजें क्या पढ़ते रहते हैं, दुनिया भर की चीजें जो हमारे काम की नहीं होती। तो देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है बेसिकली कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, झेलम नदी, कृष्ण नदी और गंडक, तीन नदियों को लेकर के आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका आया रिवर, टॉपिक है आपका रिवर। और रिवर दोनों प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो इंडिया की और एक ग्लोबल। ठीक है। अब आप, हम बहुत सारे रिवर, इंडिया में अनलिमिटेड रिवर्स होती है, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड के गिनी नहीं गए अभी तक, तो बहुत सारे रिवर का हमें पता भी नहीं चला। बहुत सारी रिवर्स होती है, नदियां होती है, बहुत सारी, हजारों नदियां निकलेंगी अगर इंडिया में आप देखोगे। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन के ट्रेंड देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फेमस रिवर, फेमस एंड करंट में रहने वाले। ठीक है। इसी सेम यही पैटर्न ग्लोबल लेवल पर है, फेमस। ग्लोबल लेवल पर दुनिया में हजारों रिवर्स होंगी, लेकिन यूपीएससी उन्हीं रिवर्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो पता होंगी, जो वेल नॉन होंगी। इसलिए हम अनावश्यक रूप से हर नदी को रटते रहते हैं,
हर नदी की सहायक नदी को रटते रहते हैं। यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा नहीं होता कि आपसे बहुत ज्यादा डीपली जाकर के किसी नदी की सहायक नदी के बारे में पूछ ले, किसी की नदी की कौन सी सब्सिडरी है रिवर्स उसके बारे में पूछ ले, इतनी गहराई से नहीं पूछे। बहुत फेमस क्वेश्चन उसके बनते हैं। और रिवर्स का पैटर्न आप समझ पाए, तीनों पैटर्न है कि रिवर किस झील से गुजरती है, एक जैसा पैटर्न कि हर कोई न कोई रिवर किसी झील से, किसी ग्लेशियर से, किसी वाटर रिसोर्सेज से निकलती है, गुजरती है, या जहां से ओरिजिन होती है वहां से। तो रिवर के बारे में जो इंडिया की सबसे पहली बात है, अगर आपको देखना है ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ज्योग्राफी में आप सिंपल सा, ज्यादा इतना मत रटिए कि सारी रिवर रटने लग गए। तो सारी रिवर नहीं रटते दोस्तों, फेमस फेमस रिवर सिस्टम है उसको पढ़ लीजिए, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच से ये रिवर कहाँ होकर निकलती है, इसकी फेमस सब्सिडरी रिवर्स कौन सी है, सब्सिडरी रिवर्स कौन सी, सहायक नदियां कौन सी, सिर्फ इतना पढ़ना है। किस रिसोर्सेज से, किस जल क्षेत्र से होकर गुजरती है, बेसिक सिंपल। तो फेमस रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है, और स्पेशली वो रिवर जो करंट में। तो क्वेश्चन का ट्रेंड सिर्फ ना है, हमें छोटी छोटी नदियां भी याद करने लग जाते हैं, है ना। वो छोटी छोटी नदी है, सिंपल सा रिवर पढ़नी है आपको। एक तो आपको जैसे गंगा सिंधु नदी तंत्र की जुड़ी हुई रिवर्स, गंगा नदी तंत्र की जुड़ी हुई रिवर्स, ब्रह्मपुत्र की जुड़ी हुई रिवर्स, और महानदी और गोदावरी और महाद्वीपीय नदियों की फेमस रिवर्स। ये बहुत ज्यादा फेमस रिवर्स पढ़नी है। ज्यादा हर कोई रिवर नहीं कि आप हर रिवर को याद करने लगे, सिर्फ फेमस रिवर्स और जो भी करंट में रहती है, तो वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से विश्व के लेवल पे तो और ज्यादा फेमस, हाई लेवल की फेमस रिवर्स, जैसे ली नदी है, अमेजन नदी है, या कुछ अफ्रीकन की रिवर्स है, वोल्वो रिवर्स है, टेंस रिवर्स है ना, यूएसए की फेमस रिवर्स है। तो वहां की तो बहुत बड़ी फेमस रिवर्स की क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है। तो हमारा वेस्टेज किस्म होता है, हम हर लाइन को याद करने की सोचते हैं, अरे यार रिवर की ये भी लाइन याद हो जाए, क्योंकि नदियों को पढ़ोगे, नदियों में इतना फैक्ट होते हैं आप याद नहीं करते। आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना है, सिर्फ रिवर के बारे में कैसे पढ़ना है, इस नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये नदी किस राज्य, किस ज्योग्राफिकल एरिया में जाती मैपिंग, और कहाँ जाके ये गिरती है, और इसकी फेमस सब्सिडरी नदी कौन सी। बस इतना देखना है, खत्म। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसकी ये खास विशेषता है, इस पे जल प्रपात भी इतना ऊंचा गहराई से जाता है, इसमें ये नदी इतना बेसन क्षेत्र बनाती है, इतने बेसन में कवर करती है, एरिया इतना कवर करती है, इतना नहीं पढ़ना है। तो पहली चीज सिंपल से इतना पढ़ना है, जो क्वेश्चन वही से है। और ये देखो यार, ये कोई ना करंट का क्वेश्चन नहीं है ज्योग्राफी। अगर आप थोड़ी बहुत कोई पहली बार ज्योग्राफी पढ़ेगा और भारत का रिवर सिस्टम पढ़ेगा ना, तो उसमें पहला झेलम को पढ़ेगा, कृष्णा को भी पढ़ेगा, और गंडक पढ़ेगा। ये तीनों फेमस, ठीक है ना, ऐसी नदी नहीं कि इनको कोई जानता नहीं। जो जिसने भारत की नदी पढ़ी होगी ना, उसको ये तीनों नदियां पक्का पता। तो बहुत वेल नोन क्वेश्चन यूपीएससी में। ऐसा नहीं है कि बहुत, अब भारत में तो बहुत सारी रिवर्स होती है, और राजस्थान की लूनी रिवर का क्वेश्चन डाल दिया, उसको थोड़ा डालेगी यूपीएससी। इतना छोटा क्वेश्चन, इतनी गहराई से क्वेश्चन, इतना बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। एक ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो, ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, आपका ये पॉइंट मजबूत है ना, ऑप्शन का स्टेटमेंट कुछ भी हो, आपका आंसर सही है। आपको ये लॉजिकल, अब जो कनेक्ट करना है, चीजें सोच रही है, तो पढ़ने का तरीका, नजरिया सिंपल सा रखना है। हर चीज को मुझे किस सीमा तक, क्योंकि यूपीएससी में ना सिलेबस कोई बहुत डिफाइन नहीं है, आपको खुद को उसकी लिमिट डिसाइड करनी पड़ती है, मुझे किस सीमा तक पढ़ना है। अदरवाइज तो आप डेली पढ़ते रहे तो सीमा ही पता नहीं चलेगी, कितना ही पढ़ने से कमी पड़ेगी, और बेकाम की चीजें पढ़ते रहते हैं। अब हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लोहित रिवर की सहायक नदियां पढ़ाइए, है ना, इतनी नहीं है। और देखो एक सबसे बड़ी बात, रिस्क लेनी पड़ती है। कई बार हो सकता है उसमें से बन जाए क्वेश्चन, लेकिन वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं। ऐसे पोर्ट, अगर मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप इंडिया के पोर्ट पढ़ोगे, तो इंडिया के सबसे फेमस पोर्टों में है ये। और पोर्टों की बेसिक विशेषता ही पूछिए कि कामराजर पोर्ट किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, मुद्रा पोर्ट किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अब आपको पता है, कोई पोर्ट पढ़ोगे उसकी बेसिक विशेषता पढ़ोगे एक, तो इस पोर्ट के 25 विशेषता हो सकती है। देखिए उससे एक सिंपल सी पूछी है कि सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए। तो
अगर आप पोर्टों को पढ़ रहे हो तो मेजर पोर्टों को ही पढ़ो। 13 पोर्ट है मेजर, उनका ध्यान रखो, उनकी विशेषता क्या उनको ध्यान रखो, बस बाकी छोड़ दो। बाकी यदि कोई पोर्ट करंट में है तो उसको देखो, नहीं तो नहीं। और पोर्ट में भी 50 विशेषताएं होगी, इतना क्षेत्र फैला हुआ है इस कंपनी के अंडर में, तो नहीं। सिंपल सा कि उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है और वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है। सिंपल सी चीजें आपको लिखनी है, एक एक लाइन, दो दो लाइन के पॉइंट बना लेने। अब ये भी यहाँ का बेसिक, अगर आप पोर्ट सिस्टम पढ़ते हो इंडिया का तो वहां पर आप डेफिनेटली पढ़ते हो। कोई करंट नहीं है इसमें। अब देखो, पर्णपाती वृक्ष, जब हम पर्णपाती वन पढ़ते हैं तो उसी में हम पढ़ते हैं वृक्ष। तो ये वनस्पति विज्ञान जो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से हैं? सिंपल सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और हम पढ़े जा रहे हैं क्या? तो पर्णपाती वृक्ष, तो आपको जैसे बेसिक कि सदाबहार वृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से होते हैं, ध्रुवीय वृक्ष कौन से हो सकते हैं, ध्रुवीय वनस्पति, रेगिस्तानी वनस्पति। तो बेसिक वनस्पतियों का नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिक, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है ये। जब भी आप अब अगर वृक्ष वनस्पति पढ़ोगे तो वनस्पति पढ़ते समय जब पर्णपाती वृक्ष पढ़ोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा कौन कौन सी आपकी जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो किसकी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था। कंपैरिजन का क्वेश्चन, यूपीएससी एक कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछती है आपसे, विशेषकर ज्योग्राफी में। जैसे चीन की तुलना में भारत के पास कृषि योग्य क्षेत्र ज्यादा है, चीन की तुलना में भारत के पास सिंचित क्षेत्र ज्यादा है, और चीन की तुलना में भारत के पास औसत। ऐसे क्वेश्चनों में यूपीएससी आपसे ये नहीं जानना चाहती कि आपने कितना याद रखा है, वो जानना चाहती है कि एज ए पॉलिसी मेकिंग ऑफ द इंडिया, आप जिस एग्जाम के लिए भर्ती हो रहे हो, जिस एग्जाम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, उसमें आप पॉलिसी मेकिंग बना रहे हो इंडिया के आधार पर। और आपको मान लो एग्रीकल्चर सिस्टम डिपार्टमेंट मिला है, तो आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना के बारे में? क्या इंडिया का कृषि क्षेत्रफल ज्यादा है या चाइना का कृषि क्षेत्रफल ज्यादा है? तो मुझे इतना कॉमन सेंस है कि चाइना का अगर पूरा ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल देखूं तो ज्यादा है। लेकिन मुझे थोड़ी सी अगर ज्योग्राफी पता है, थोड़ी सी भी अगर ज्योग्राफी पता है, थोड़ी सी भी अगर मैंने क्लाइमेट को पढ़ा है, तो मुझे पता है कि चाइना का बहुत बड़ा क्षेत्र मरुस्थल है, बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी है, पठारी है। इसलिए चाइना के पास निश्चित रूप से भारत से कम कृषि क्षेत्र होगा। तो चीन की तुलना में भारत के पास कृषि क्षेत्र ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन याद नहीं किए जाते कहीं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर आपको लॉजिकली आंसर तक पहुंचना। या एलिमिनेशन का तरीका नहीं है कि एलिमिनेशन करके मैं आपको आंसर तक पहुंचा, या एलिमिनेशन नहीं, यहां लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में। और लॉजिक ऑफ क्वेश्चन आप अगर पढ़ोगे तो कोई भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकता है। पहला, आप सभी पता है कि चाइना का डेजर्ट एरिया ज्यादा है, तो हमसे ज्यादा, ये जरूर है क्षेत्रफल उसका ज्यादा है, लेकिन उसका इतना ज्यादा डेजर्ट है, इतना ज्यादा उसका पठारी क्षेत्र है, इतना ज्यादा उसका पहाड़ी क्षेत्र है, इतनी ज्यादा उसकी हमसे जनसंख्या है, तो कृषि योग्य भूमि तो कमी होगी हमसे उसके पास। तो हमसे कृषि योग्य भूमि उसके पास कम है, क्योंकि हम समतल मैदानी क्षेत्र में है, चाइना पहाड़ी क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र के पास भूमि कम होती है भाई साहब। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में सिंचित, अब आपको पता है जब कृषि क्षेत्र भी कम होगा तो सिंचित क्षेत्र भी कम होगा। तो भारत भारत का सिंचित क्षेत्र ज्यादा है, चीन का कम होगा। और तीसरा, चीन की तुलना में भारत की कृषि प्रति हेक्टेयर, अब ये तो आपको पता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी यानी कि पर हेक्टेयर उत्पादन चाइना का हमसे ज्यादा होगा, ये तो सबको पता है। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इज योर करेक्ट आंसर आपका दो। तो यहाँ ऑप्शन एलिमेंट नहीं किए मैंने, यहां मैंने, क्योंकि ऑप्शन एलिमेंट का तो भूल ही चाहिए तरीका, ऑप्शन को एलिमेंट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन दोस्तों याद नहीं किए जाते कहीं से। इनका आंसर किसी किताब में आप पढ़ो, सोचो मैं इसका आंसर करेक्ट आंसर नहीं जान लो,
इतना ज्यादा। कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकल होते हैं, जो मान लो मैंने वनस्पति पढ़ी है और मैंने अगर अगर मैंने थोड़ा जलवायु पढ़ी है और थोड़ी बहुत मैंने अगर वैश्विक लेवल के थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा है, एशिया की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो मुझे पता है कि चाइना का तिब्बत का पठारी क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा, या चाइना का उत्तरी क्षेत्र जो मंगोलिया से जुड़ा हुआ है वो भी पठारी क्षेत्र है। चाइना का अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ा क्षेत्र डेजर्ट एरिया में है। चाइना के पास जनसंख्या ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर लैंड निश्चित रूप से चाइना के पास हमसे कम है। उस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाना है। अगला, जब आप वेटलैंड पढ़ते हो, दो जगह से पढ़ते हो वेटलैंड। एक पढ़ते हो वेटलैंड आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो दोस्तों, एक एनवायरमेंट में पढ़ते हो जो वहां का वेटलैंड है आपको। अगर उसको पढ़ोगे तो फेमस फेमस वेटलैंडों को जब पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे भीतरकनिका का बहुत फेमस है, कच्छ का रण दो, ये दो तो कम से कम फेमस है। तो बेस फेमस, अब रिस्क उठानी है बाकी दोनों। तो ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन वहां से आया। अब कुछ क्वेश्चनों में आपको थोड़ा रिस्क पे चलना होगा। देखो 100% सिक्योर होने की बात सोचिए, मैं तो 2% सिक्योर नहीं हो पाऊंगा, उस रिस्क के ऊपर भी छोड़ दीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना, काम चल नहीं पाएगा यूपीएससी विशेष कर पढ़ लेंगे। तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लो। जैसे मैं अगर कह रहा हूँ आपको बेसिक पढ़ लो, ठीक है ना, और बेसिक में आपको फेमस फेमस रिवर्स पढ़ने, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन तो कोई ऐसी पेपर का पूछे छोटी सी का, पूछ सकता है। लेकिन मुझे पढ़ना बेसिक की बड़ी बड़ी रिवर है, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है सबको याद रखना। आगे क्वेश्चन देखो, देखो सिंपल सी। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके लिए स्रोत हो सकते हैं। देखो, अगर आप, ये क्वेश्चन कैसा है, देखो इस क्वेश्चन को कौन करे। देखो ऐसा तो है नहीं कैंडिडेट इस क्वेश्चन को पढ़ के जाए। 100 कैंडिडेटों की अगर मैं बात करूं तो 100 में से 80% कैंडिडेट इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, उसकी नजर में कभी क्वेश्चन आया नहीं होगा। या 70% मान लो, 20% ऐसे होंगे जिनकी नजर में कई एक बार आया होगा लेकिन वो ढंग से जाने। और एग्जैक्ट 10 से 5% होते हैं जिनको एग्जैक्ट इसका आंसर पता है। तो एग्जैक्ट आंसर से 10 से 5% को पता होता है कुछ क्वेश्चनों का, बाकी 90% लोग ऐसे ही मारते हैं। तो वो ये क्वेश्चन उसमें से बेसिकली, ये भारत की जो खनिज संसाधन है। अब देखो यूपीएससी एक खास बात है, आजकल खनिज संसाधनों में ऐसे नहीं पूछे कि लोहा का क्षेत्रफल क्या, लोहा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे। आजकल विशेषकर या तो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगी, या कोई ऐसे एलिमेंट जो इको फ्रेंडली है, कोई आपके मटेरियल, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगी, या आपकी जो आपकी जो 5G टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी संबंधित कोई अर्थ मतलब मटेरियल है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहां से पढ़ने। तो अब पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे खनिज संसाधनों को पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, इतने खनिज संसाधन। तो मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ने का तरीका यह है कि बेसिकली मुझे एक तो अपना पैटर्न बनाना है कि नॉर्मली कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल जो खनिज संसाधन है, या जो आपकी 5G टेक्नोलॉजी, जो आपके बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट आते हैं, जो आपकी नई टेक्नोलॉजी के लिए यूज किए जाते हैं, चिप बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, या आपकी कोई एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसा कोई अगर आपका खनिज संसाधन, वो आपको पढ़ना है। सारे खनिज संसाधन नहीं पढ़े। तो बेसिकली कुछ कंटेम्पररी समकालीन खनिज संसाधन उनका पढ़ना है। ये दोनों क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछे, दोनों क्वेश्चन वहीं से। जैसे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट बेसिकली वाहनों की बैटरी के लिए यूज होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत फेमस रहता है कोबाल्ट, उसी के बारे में पूछा गया कि इसमें कहाँ पर सरबार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जो खनिज संसाधन से संबंध है। बेसिकली खनिज संसाधन तो बहुत होते हैं, लेकिन जो नई खनिज संसाधन होते हैं जो हमारी नई टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, चाहे मोबाइल की चिप बनाने में हो, या रेयर अर्थ एलिमेंट जो छोटे छोटे बैटरी एनर्जी के रूप में हो, बैटरी रिसोर्सेज के रूप में यूज करनी हो, ठीक है, उनके क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी थोड़ी कंटेम्प्रेरी रहती है, ऐसा नहीं हर किसी क्वेश्चन को उठा देगी। इसी प्रकार में अगला क्वेश्चन बताओ। देखो अब यार ये बताओ कांगो बेसिन। देखो जो ये बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन, कोई भी अगर ग्लोबल मैपिंग को पढ़ेगा, देखो ग्लोबल मैपिंग में ज्योग्राफी पढ़नी होती है आपको,
ग्लोबल मैपिंग पढ़ेगा, और ग्लोबल मैपिंग में अगर थोड़ा अफ्रीका पढ़ेगा तो वो सबसे पहले कांगो बेसिन के बारे में। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई बहुत गहराई से है, कोई क्वेश्चन ना तो गहराई से है, ना ऐसा क्वेश्चन जो आपने सुना ना होगा ऐसा है। तो स्टेट पीसीएस में आपको 10 से 20-30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सुने नहीं कभी। यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे नहीं है, यूपीएससी में सिंपल है। लेकिन गलत क्यों होते हैं ऐसे क्वेश्चन? क्योंकि हम सीधे क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देते, हम इनको पढ़ते नहीं, इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते। अगर किसी ने कांगो बेसिन पढ़ा होगा तो इतना ही पढ़ा होगा, रिवर इसमें ये रिवर है, यहाँ आ जाती है, लेकिन देश के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो यूपीएससी की एक चीज समझ में आई, कोई जानना चाहती है कि देखो तो तुम 10 ही टॉपिक पढ़ो, है ना, तुम 5 ही पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ोगे उनमें से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो गलत नहीं। इसलिए अगर आप 5 बेसिन भी पढ़ोगे तो 5 बेसिनों में कॉन्गो बेसिन तो आ ही जाएगा। तो यूपीएससी जो है कांगो बेसिन तो आ ही जाएगा 5, अगर किसी ने 5 भी पढ़े होंगे तो उसके लिए नॉन तो हो जाएगा, और उसको आंसर सही से देना है। अब वो चेक करना चाहिए क्या आपने गहराई से पढ़ा है नहीं पढ़ा। यूपीएससी ये नहीं चेक करना चाहती कि आप कितना नहीं जानते या कितना जानते, यूपीएससी चेक करना पाती है कि यू हैव a deeply analysis, you have done a deeply analysis regarding any topics। सबसे बड़ी बात है कि क्या आपने किसी भी टॉपिक की डीपली एनालिसिस की है, वो चीज हो जाना। अब देखो, अगर भारत में पढ़ोगे ये तो आप अगर द्वीप महा उप महाद्वीपीय भूगर्भिक संरचना को अगर पढ़ोगे, या मैं कहूँ स्थलीय संरचना को पढ़ोगे, तो अमरकंटक फेमस है, शेषांचल फेमस है, और बिलिगेंजर ये थोड़ी सी नई है लेकिन है तो फेमस है। तो ये जो आप पता है, अगर मैं मान लो सतपुड़ा पहाड़ी को पढ़ूंगा, मैं अगर पश्चिमी घाट को पढ़ूंगा, तो भाई इतना तो मुझे पढ़ना ही है। ये वो क्वेश्चन है जिनको अगर कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा तो उसमें से मिलेंगे उसको क्वेश्चन, कोई गहराई का क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में जिंदगी में कभी ना सुना हो। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिनके बारे में हम सुनते हैं। इसलिए इनका कहने का मेरा निष्कर्ष क्या है? मेरा निष्कर्ष यह है कि भाई बेसिक में जो मेन मेन चीजें ना, कम से कम पहले उनको तो पढ़ लीजिए। बेकार की चीजों पे ध्यान मत दीजिए, करंट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबा समय करंट में लग रहे हैं, मैगजीनों को पढ़ने में घूम रहे हैं, प्री के लिए कितनी मैगजीन पढ़ रहे हैं और असली कहानी पढ़ी नहीं रहे, है ना। हम पहाड़ियां पढ़ने लग रहे हैं, छोटी मोटी नॉर्थ ईस्ट की इतनी पहाड़ी पढ़ ली, इतनी बेसिक पहाड़ियां इंडिया की पढ़ी नहीं हम। इतनी चोटियां रटने लग रहे हैं लेकिन बेसिक चोटियां हम रटते नहीं। तो भाई अगर सह्याद्री पश्चिमी घाट को अगर पढ़ोगे तो उनकी फेमस फेमस चोटियां तो पढ़ोगे ही कम से कम। एक पहाड़ में 50 चोटियां, सबसे बड़ी चोटी तो पढ़ती पढ़ती उनमें। तो वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये है यूपीएससी का ट्रेंड, इसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन, यानी करंट एंड स्टडी। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अब जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है भारत के, क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, भारत के दो है। दो, एक जोड़ता है नॉर्थ से साउथ को, एक जोड़ता है वेस्ट से ईस्ट को, ये भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं इनको, जो 2000 में अटल बिहारी जी के टाइम पे बने। तो कोई करंट का क्वेश्चन तो है नहीं भाई ये। अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो सबसे पहले, अगर किसी ने भारत की सड़कों के बारे में पढ़ा है ना, तो पहला फर्स्ट टाइम पढ़ेगा ना वो तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेगा। इतना ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं, पर इतना नॉन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नहीं तो भारत में पूछ लेता आपसे कि नेशनल हाईवे 26A कहां कहां से निकलता है, तब दो ये क्वेश्चन का आंसर, तब पता लगता है आपको आंसर देना क्या। स्टेट विशेष पूछती है, राजस्थान में नेशनल हाईवे 15 कौन से जिले की किस राजधानी तहसील से निकलता है, तब दीजिए आंसर आप। यूपीएससी आपको रटवाना नहीं चाह रही दोस्त, वो कह रही है मेरे दोस्त कि यार आपको कम से कम जिंदगी में एक बार भी कभी मौका मिला होगा तो कम से कम आपने भारत का मैप ही देखा होगा, उसमें दो बड़े बड़े रोड जा रहे हैं, वो रोडों में से एक रोड है आपका ये डिब्रूगढ़ से और सूरत के लिए जा रहा है जो, तो ये गलत है। ये सूरत से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट तो कहाँ से होता है,
ये गुजरात के सबसे लास्ट वाले पार्ट से होता है, पश्चिम से। सूरत तो गुजरात के बीच में, अपना तो नहीं होगा। तो ये पहला गलत है स्टेटमेंट तो है। लेकिन मैं समझाने की क्या बात कर, अगर रोड भी आपको पढ़ रहे, रोड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लो भाई, फेमस रोड देख लीजिए दो चार ही बस। नहीं तो इंडिया में 100 रोड है, पढ़ नहीं पाओगे इतना। उससे दो चार ही पूछेगा आपसे, वो भी फेमस। और फेमस वाला सबसे ज्यादा पोल, जैसे नेशनल हाईवे नहीं पूछेंगे ज्यादातर, नेशनल आपसे ये स्वर्ण चतुर्भुज पूछ दिया। अगर कहीं बॉर्डर के आसपास कोई रोड रेड डेवलपमेंट हुआ, रोड डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बारे में पूछा तो वही पूछेंगे आपसे बहुत ज्यादा। तो ऐसे नहीं अब लोग सारे रोड, अब एक बार यहाँ रोड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, सड़क के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया, अब बहुत सारे लोग ने सड़क को रटने में लगे, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। भाई इतना मेहनत नहीं कर, सिंपल सा है कि अगर पहली बात तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछती है, लेकिन सिंपल से पढ़ना है कि चार पांच रोडों के बारे में पढ़ना है, कहाँ से जाता है कैसे जाता है, बस उससे ज्यादा नहीं। देखो इसके अलावा बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी चीन की कुनमिंग को जोड़ता है। अब देखो ये करंट है, ये करंट है, और ये भी करंट है, हालांकि कई दिन पहले का है, लेकिन ये थोड़ा कंटेम्प्रेरी, ये थोड़े कंटेम्प्रेरी, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो देखो, कथन स्टेटमेंट, कथन फर्स्ट कथन सेकंड। ये कथन और कारण, ये इसको कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत इजी होता है, आपको ध्यान रखना। अगर आपने इसको दूसरे वाले को डायरेक्ट गलत कर दोगे तो आपका आंसर ही हो जाएगा आराम से। लेकिन पढ़ लो, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर नहीं। तो पहला तो ये देखना है, देखो यूरेनियम बहुत करंट में रहता है। यूरेनियम एक ऐसी धातु जो करंट में बहुत ज्यादा है, तो यूरेनियम के बारे में तो ऐसी कुछ फेमस फेमस धातु है जो करंट में रहती है, करंट की टेक्नोलॉजी में यूज होती है, उनको तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे यूरेनियम हो गया आपका, ठीक है ना। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के चारों पॉइंट तक को जरूर देख लें, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी होती है आपको, प्राकृतिक गैस, बेसिक चीजें, तो ऐसी चीजें नई, या नई सेल सेल गैस हो गई, तो नई चीज है, पहले वाली चीज नहीं है, पहले वाले खनिज तेलों के बारे में नहीं पूछे। अब देखो, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। इनरिच्ड का मतलब फिल्टराइज। तो कारण कथन पूछा है। अब देखो, अगर आप यूरेनियम को पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ोगे यूरेनियम को, गूगल के भी खोल के देखूंगा, अगर मैं गूगल के भी खोल के बताऊँ इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन मुझे पता है आया नहीं है कहीं से, लेकिन यूरेनियम अगर निक्षेप की मैं बात करूं और आपको मैं गूगल पे खोल के देखता हूँ इंडिया में यूरेनियम निक्षेप, तो सिंपल सा स्टेटमेंट में रूप में आ जाएगा, है ना, कि इंडिया में यूरेनियम निक्षेप in इंडिया। तो आप जब भी ऐसी चीज देखेंगे, बहुत 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 महत्वपूर्ण तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत अलग तरीके से, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बेसिकली जो रिसेंटली रहे होंगे वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं इसमें। तो जो 2023 का जो क्वेश्चन आपने ये देखा है, 2023 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको बता दूं, करंट में रहा था सारा यूनियन का पॉइंट, ठीक है ना, इसलिए आपसे पूछा गया ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा करंट में रहा था ये। तो अगर हम बात करें, तो ये कहा गया है कि यूरेनियम आर द रोयलेस्ट इंटरेस्ट पर, इंडिया में जो यूरेनियम है काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप इंडिया के यूरेनियम को पढ़ोगे तो आपको सब चीजें पता लग जाएगी कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, उसमें से बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ पाओगे। तो एकदम बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि यूरेनियम के बारे में पूछा गया, यूरेनियम भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पा रहे, इसका कारण ये भी सही है कि हम फर्टिलाइज नहीं कर। तो अगर आप यूरेनियम पढ़ोगे, यूरेनियम एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन आपसे यूरेनियम का क्यों पूछा है। यूरेनियम आज की इमर्जिंग जरूरत है मान लो,
तो देखो धातुएं 50 है, एनर्जी रिसोर्सेज 50 है, लेकिन न्यू जो हम एनर्जी के रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं तो यूरेनियम एक रिसोर्सेज है, इसलिए इसको पूछा गया। इसके अलावा 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए आप। देखो जब भी आप दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी वनस्पति से इस बार क्वेश्चन पूछे तो बेसिक वनस्पतियों के नाम अगर आपको पता है, जैसे शिशुधानी स्तनी, अगर ये मार्सुपियल नाम की अगर वनस्पति पता है ना, तभी इसका आंसर दे पाओ। और ऐसी वनस्पति कहाँ मिलेगी आपको, जब वनस्पति पढ़ते हो ना आप, ठीक है ना। तो कुछ डीपली वनस्पति होती है, थोड़ा सा कुछ अच्छी वनस्पति होती है जो कहीं ना कहीं यूपीएससी के करंट में रहती है। ये करंट में होगी ये वनस्पति, ऐसे नहीं कुछ होगी, करंट में वनस्पति। तो एक चीज समझ में आई, अगर करंट में थोड़ा बहुत आपको कोई चीज देखनी है, कोई वनस्पति करंट में रह गई, कोई की टर्म करंट में रह गया, कोई नया की टर्म, नया कीवर्ड कुछ करंट में रह गया, तो वो सारी चीजें, ज्योग्राफी कोई न्यूज करंट में रह गया, नदी करंट में रह गई, वो जरूर देखना है, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं बस। ठीक है ना। इसी प्रकार और दिखाते हैं हम क्वेश्चन, देखो। अब देखो ये पर्यावरण में क्वेश्चन आ गए बेसिकली, देखते संक्रामक जीव प्रजाति विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित। ये क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एनवायरमेंट का ये बहुत ज्यादा अननोन टाइप का क्वेश्चन है, ये नॉन टाइप का है, और ये सारे इन संगठनों के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो पढ़ी हुई चीज इन संगठनों के बारे में अच्छी बात है कि आपने इनके बारे में पढ़ा, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो कुछ क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो आपकी उस लॉजिक में नहीं फंस पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चनों को मान लो मैं इसको छोड़ भी देता हूँ, मान लो एक मिनट के लिए। वैसे अगर मैं एनवायरमेंट पढ़ूंगा ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आराम से देख लूंगा कि भाई संक्रामक प्रजाति होती है, इनवेसिव प्रजाति होती है, उनका डेटा कौन रखता है, डेटाबेस कौन सा संगठन तैयार करता है, तो वो आपको आंसर पहुंचा दो। सिंपल सा साइट कन्वेंशन करवाता है, वही इसको ये रखता है। ठीक है, तो साइट कन्वेंशन कौन करवाता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली साइट कन्वेंशन IUCN करवाता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा देखोगे। इसके बाद देखो, अगर सिंपल सा, अब भाई देखो आपको पता है बायोलॉजी में कैसे भी क्वेश्चन, आजकल एनवायरमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम पढ़ते हैं एंडेंजर्ड, डेंजर्ड, हाई स्किल, रेड, कितनी ज्यादा स्पीसीज को पढ़ने लग जाते हैं, और सभी स्पीसीज को पढ़ते थे कि डेंजर्ड है, कि ये वल्नरेबल है, कि क्रिटिकल डेंजर्ड है, इतना रटने की सोचते हैं, क्वेश्चन वहां से आता नहीं। और आएंगे तो 10-5 फेमस फेमसों को पढ़ लो, बाकी छोड़ो लिस्ट से, पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। आप एनवायरमेंट की पीटी पैप देखोगे, उसमें कम से कम 5 पेजों में यही भरे, 5 पेज नहीं पढ़ने, 4-5 स्पीसीज जो करंट में रहती है उन्हीं को पढ़ने, बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। और बेसिकली क्वेश्चन स्पीसीज जो फेमस क्वेश्चन स्पीसीज रहती है, सांवर हिरण, ये रहती है मालाबार सिबेर, और सिंह पुच्छी मका, ये इतना पूछा रात्रिचर प्रजातियों के बारे में, तो रात्रिचर का एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम पढ़ना क्या चाहिए। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सिंह, मतलब बेसिकली मान लो सावर हरण के बारे में पढ़े, सावर हरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, सावर हरण के क्या विशेष, भाई ज्यादा नहीं जाना, सिंपल से जानना है सावर हरण की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, बेसिक इसकी विशेषता क्या है, और क्या इसकी खास विशेषता, अलग से यूनिक विशेषता क्या है, उसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बेंगल डांस, ये भी एक, मतलब ये ऐसा है करंट में पढ़ने को मिल जाता है, ये कौन सा के संबंधी के बारे में, तो खास श्रृंखला के बारे में एक दो क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ये वैसे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी में मिलेंगे, वहां से आएंगे। इसके बाद देखो, अब भाई मशरूम के बारे में, साइको एक्टिव के बारे में, ये बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बेसिक बायोलॉजी। तो आजकल 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी बना रही है बेसिक बायोलॉजी क्वेश्चन। तो अगर आप बायोलॉजी में इसके अलग छठी सातवीं एनसीईआरटी पढ़ दो बस। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो साइंस, जनरल साइंस के लिए आपको छठी और सातवीं, और छठी सातवीं की एनसीईआरटी में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री कोई मापदंड आए तो उसको छोड़ दो, जस्ट बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ो। तो जो साइंस की एनसीईआरटी छठी सातवीं आती है उसमें केवल बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ो, और मत पढ़ो कुछ। देखो इंडियन गैलरी बहुत फेमस रही, करंट में रही थी 2021-22 में, ये 22 में करंट में रही थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा। तो अगर कोई बहुत ज्यादा पक्षी है, बहुत ज्यादा करंट में रहता है, इंडियन स्पीसीज है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ें। अब ये देखो देखो, अब भाई अगर माइक्रो जो बायोटेक होते हैं, या माइक्रो जो जीव होते हैं,
अब भाई तुम थोड़ा बहुत तो इनके बारे में पढ़ोगे किसी भी जगह, अगर मैं सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ूँ यहाँ, तो भाई उनकी सारी विशेषता आ जाएंगी, और कौन कौन से सूक्ष्म जीव हिमांक में कौन कौन से, क्वथनांक में कौन कौन सा पीएच मान का होता है। अब ये बताओ, ये बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गन, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अंदर से, ऊपर से नहीं है तो बेसिक है। अगर मैं एनवायरनमेंट पढ़ूंगा, एनवायरनमेंट में बायोटेक अबायोटिक फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर होता है बायोटेक, बायोटेक में एक पार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, अब मैं सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ूंगा ना, तो उसमें मुझे पता लगेगा थोड़ा बहुत, अगर मैंने पढ़ा है गूगल पे पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है, तो मुझे इतना तो पता रहेगा थोड़ा बेसिकली इनका हिमांक बिंदु क्या है, कथना बिंदु क्या है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्लास शायद 8 9 10 में से है, साइंस की, वहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। अब एच एफ सी आप पढ़ोगे, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है उसमें सबसे पहले पॉल्यूटेंट पढ़े हैं, तो एच एफ सी पढ़ते हैं, एच एस सी में कौन कौन से रिसोर्स है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कोई करंट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है कि कौन कौन से एच एफ सी हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कोई भी ज्यादा करंट का क्वेश्चन इसमें नहीं है, बिल्कुल बेसिक करंट है। अगर भाई हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो मैं पढ़ूंगा ही ना, उसमें कौन कौन से रिसोर्स है इनको तो मैं जानता ही हूँ, तो अगर मैं इतना सा पढ़ूंगा, ऐसे तो गैसें बहुत होती है, लेकिन उसने फेमस गैसे ही पूछी है, ठीक है ना। अब देखो, ये इन्वेस्ट बैंक है, तो बहुत पुराना बैंक है, मतलब ये पुराना ट्रस्ट है, और इन्वेस्ट यानी कि आपको बेसिक के लिए ब्याज मतलब उनकी विपरीत। अब देखो, ये एक संस्थागत है, न्यू इनिशिएटिव है, तो एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, एक संस्थागत क्वेश्चन बन जाता है, तो ये बेसिकली एक संस्थागत टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक मौद्रिक नीति से संबंधित क्वेश्चन, देखो अब बेसिक एनवायरनमेंट में कोई करंट नहीं, नो करंट, सॉरी इकोनॉमी में ये नो करंट, ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक जो मौद्रिक नीति की है। ऐसा नहीं है कि कोविड 19 का नाम ले दिया तो करंट का हो गया, कोविड 19 करंट का मतलब नहीं है ये, ठीक है ना। कोविड 19 की सिचुएशन आपको पता है इसमें क्या हुआ, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वो आपको इसमें देखना, ठीक है ना। तो बेसिक मौद्रिक नीति का क्वेश्चन आपसे पूछा, देखो अब कोई नया क्वेश्चन नहीं, बेसिक मौद्रिक नीति का। कार्बन बाजार, मैंने क्या बोला आपसे, कीवर्ड जरूर पढ़ने, और कीवर्ड होता है ग्लोबल कार्बन मार्केट। ये क्या है, कार्बन मार्केट है, तो कार्बन मार्केट तो भाई पढ़ते ही हो, एनवायरमेंट का सबसे फेमस टॉपिक है, कोई नई चीज नहीं है, तो कीवर्ड को फोकस करो। कार्बन मार्केट, अगर आप एनवायरमेंट पढ़ लो, कार्बन मार्केट है, उसको समझ जाओ बस, ठीक है। इसी प्रकार, अब भाई स्टेरिलाइजेशन बहुत पुरानी स्कीम है, कीवर्ड है इकोनॉमी का, एनसीईआरटी 11th क्लास में कीवर्ड दिया हुआ है, सिंपल बेसिक कैपिटल मार्केट, बेसिक क्वेश्चन, ये भी बेसिक, इसमें कोई करंट नहीं है, ये भी बेसिक, ग्लोबल करंट, लघु कृषक बड़े कृषक, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। भारत सरकार काले तिल, काले तिल और काले तिल, अब काले तिल सिंपल क्वेश्चन है भारत का, सिंपल बेसिक, एक फसलों के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, स्पेशली करंट में रहने वाली, तो काले तिल के बारे में जरूर पढ़ना। तो काले तिल एक ऐसी फसल है जो बहुत फेमस रही थी उस साल, उसके बारे में, तो ये कोई करंट वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। ये देखो, अमूर्त इन्वेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट,